हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज देखेंगे 8 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ, और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लगभग आज हम 60 से 65 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति को चुना गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अगर बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस क्रम का मनाया जा रहा है, तो इस बार ये 18वें क्रम का मनाया जा रहा है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। तो इसी याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मतलब इस बार 18वें क्रम का मनाया जा रहा है। और पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं, तो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम है क्रिस्टिन कंगालू। ठीक है, तो क्रिस्टिन कंगालू जो है मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है, तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? जो भारत देश के बाहर रहते हैं, उन्हीं देशों को उन्हीं जो भारतीय समूह रहते हैं उन्हीं को जो है प्रवासी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीयों का योगदान इस बार इसकी थीम रखी गई है। बात करते हैं कि 17वें क्रम का आयोजन कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था। और यह जो है हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और 2023 में 17वें क्रम का कहाँ आयोजन किया गया था? इंदौर में। ठीक है, और पहली बार अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीकी विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है, तो जापान के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश को फोकस देश घोषित किया गया है। और वहीं पूछे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोवा पणजी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बेमौसम बारिश को जो है प्राकृतिक आपदा अगर पूछे किस राज्य ने घोषित करा है, तो यह घोषित किया है उड़ीसा ने। ठीक है, और ये पूछे कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। इन्होंने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है बेमौसम बारिश को। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि अगर अब से बेमौसम बारिश होती है तो इसमें जो है जो भी किसान हैं उनकी जो फसल नुकसान हो जाती है उसकी भरपाई कौन करेगा, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि सर्पदंश को जो है प्राकृतिक आपदा किसने घोषित करा है, तो सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, और साथ साथ में केंद्र सरकार ने भी घोषित कर दिया है। और वहीं पूछे कि लू को जो है प्राकृतिक आपदा किसने घोषित करा है, लू यानी हीट वेव को तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सुभद्रा और लाभ योजना, ये दोनों योजनाएं अगर पूछे किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, तो उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। बात करते हैं कि ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए शुरू किया गया था, तो जहां पे टाइफून यागी आया था उन देशों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने, जो जम्मू कश्मीरी जानवर हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती अगर पूछे कहाँ चलाया गया, तो हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 30 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, तो भारत पोल पोर्टल का संबंध है सीबीआई से। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भारत पोल पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है,
पूछे कि इसको लॉन्च किसने करा है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका निर्माण पूछे किसने करा है, तो सीबीआई ने इसका निर्माण किया है। इसको मतलब इसको निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, तो भारत पोल पोर्टल को निर्माण करने का उद्देश्य है जो भी भारत से भाग कर दूसरे देशों में जाके, चाहे वो कोई आतंकवादी बन गए हों, भारत से बाहर निकल गए हैं, या कोई भगोड़ा देश नागरिक हो जो भारत देश से भाग गया है, तो उसको जो है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य है कि इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना है। तो अगर भारत को कोई बाहर चला गया है, भारत को उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो इंटरपोल के माध्यम से जो है भारत पोल पोर्टल उसे संपर्क करेगा। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इंटरपोल होता है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। इसकी स्थापना कब होती है, तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। और बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। इंटरपोल का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बैंक नेट पोर्टल। इसको अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य है ई-फार हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पोर्टल। अगर कि मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं उसका अगर नीलामी करना है तो बैंक नेट पोर्टल पे जाके अपनी नीलामी करवा सकते हैं, जो लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। 52वां कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 55वां है धौलपुर करौली राजस्थान में है। ठीक है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। तो अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक स्कोर किस देश ने बना दिया है, जिम्बाब्वे ने। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है, नेपाल ने बनाया है मंगोलिया के खिलाफ 314 रन। और तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन। ठीक है। हाल में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो तेलंगाना ने, यानी कि भ्रमण के माध्यम से बच्चों को सिखाना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो यह शुभारंभ किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्री राजीव रंजन सिंह या फिर इन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में मत्स्य मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ यानी इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो इसको प्रारंभ किया गया है सिक्किम में। सिक्किम के किस जिला में, तो सोरेंग जिला में जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हो सके। ठीक है। यानी कि मछली को पालन करने के लिए न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हो सके, उसके लिए जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत कहाँ करी गई है, सिक्किम में। ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो इसमें हेल्प कर रहा है नाबार्ड। ठीक है। और नाबार्ड की अगर पूछे स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को होता है। और किस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है, तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर होती है। और नाबार्ड का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं कि जो है रंजन सिंह जी के द्वारा जो है 4 क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है, यानी कि हर प्रकार की वैरायटी जो है कहाँ किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। जैसे टूना क्लस्टर एक प्रकार की मछली होती है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको बनाया जाएगा, यहाँ पे इसका देखरेख किया जाएगा। शैवाल क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो लक्षद्वीप में किया जाएगा। पर्ल क्लस्टर का हजारीबाग झारखंड में किया जाएगा। और जो सजावटी मछली होती हैं इसका निर्माण किया जाएगा मदुरै तमिलनाडु में। ठीक है। और किस नदी में किया जाएगा, तो वैगई नदी में। ठीक है, वैगई नदी में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे आफियोफैगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है किंग कोबरा से संबंधित है। ठीक है। और इसकी खोज अभी हाल ही में पूछे कहाँ हुई है, तो पश्चिमी घाट पर हुई है। ठीक है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर हुई है, जो ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। हाल में भारतीय महिला टीम ने पहली बार
एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो फिनलैंड में स्थापित करेगा। वहीं पूछे कि नाटो का 32वां देश यानी नवीनतम देश नाटो में कौन सा शामिल हुआ है? तो वह स्वीडन शामिल हुआ। कौन सा? स्वीडन शामिल हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछे कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 23 भाषा कौन कौन सी है? तो आपको पता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि एक भाषा कौन सी है? तो यह है अंग्रेजी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, 8वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है द ब्रूट लिस्ट को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 इस बार जो है 82वें क्रम का है और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया USA में इसका आयोजन किया गया है। इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो इसको होस्ट कर रही हैं, पहली बार कोई महिला कर रही है पूरे शो को, जिसका नाम है निक्की ग्लेसर। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। और वहीं पूछे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसी फिल्म के जो एक्टर हैं उन्हीं को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जिनका नाम है एड्रियन बॉड्री। ठीक है। और वहीं पूछे कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसी फिल्म के डायरेक्टर को मिला है, जिनका नाम है ब्रेडी कार्वेट। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति जी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में उड़ीसा और बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो यह कतर ने किया है। और दाना का अर्थ अगर पूछे क्या है? तो इसका अर्थ है उदारता। क्या है? तो इसका अर्थ है उदारता। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो यह जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ जो है लॉन्च करेगा। कौन सा मिशन? तो लूपेक्स। तो लूपेक्स में कौन कौन सी एजेंसियां हैं? इसरो है और जाक्सा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? पहले आप देखते होंगे कि गांव में जो है जो महिलाएं होती थी या जो डॉक्टर होते थे वो जो है नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ जो है एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। इसका संबंध अगर पूछे किससे है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। इसके बारे में अगर देखें तो नाड़ी तरंगिणी अगर पूछे इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है तो आत्रेय इनोवेशन ने करा है और यह जो है कहाँ है? यह पुणे में है। ठीक है, और यह पूछे किस पर आधारित है? तो यह एक डायग्नोस्टिक उपकरण है जो AI पर आधारित है, यानी कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और यह भारत का पहला आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण मशीन है, ये आपको याद रखना है। और इसको जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा जो अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। और इसकी कीमत कितनी बताई गई है? तो इसकी कीमत बताई गई है 50,000 रुपये। ठीक है, कीमत कितनी है? 50,000 रुपये। आप जो है नाड़ी तरंगिणी को जो है कॉपी करके और गूगल पे पेस्ट करके आप उसका चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से यह कार्य करती है। ठीक है, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह ब्राज़ील में लॉन्च हुआ है, क्योंकि ब्राज़ील में ही G20 की 2024 की बैठक हो रही थी। ठीक है, तो G20 2024 की बैठक कहाँ हो रही थी? ब्राज़ील में। और यहीं पर गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो रियाद सऊदी अरब में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो मैंने इस प्रश्न के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है पहले ही प्रश्न में। ठीक है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हुआ है हंगरी में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि एग्नेस कलेटी ये कहाँ की हैं? ये हंगरी की हैं और इनका निधन जो है पूछे कहाँ हुआ है? तो 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हंगरी में ही हो गया है। और ये जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन है। ठीक है, जिनका भी हाल ही में 103 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाता है। और इनका खेल पूछे कौन सा है? तो ये जिम्नास्टिक है। ठीक है, ये जिम्नास्टिक है और इन्होंने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि हंगरी के बारे में।
45वां शतरंज ओलंपियाड 2024, इसका आयोजन भी अगर पूछे कहाँ किया गया था तो हंगरी में किया गया था। और इसमें मेल हो या फीमेल दोनों वर्ग में अगर पूछे विजेता कौन बना है तो दोनों में विजेता भारत बना है। वहीं बात कर लेते हैं कि डोमिका इटुका, ठीक है। तो टोमिका इटुका ये किस देश की हैं तो ये जापान की थी। और पूछे कि अब तक जीवित सबसे बुजुर्ग महिला में कौन थी तो टोमिका इटुका थी। और इनका निधन अभी हाल ही में हो जाता है और ये मात्र 116 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में NSG का 10वां आतंकवादी रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ है तो यह आयोजित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकेप्रियोई का संबंध किससे है तो यह सांप है, ठीक है। और सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है या आफियोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है तो यह झारखंड में प्रारंभ किया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है तो यह नेपाल प्लस तिब्बत में आया, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 7.1 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली भूकंप अभी कहाँ पर आया है तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आया है। और इसका फोकस यानी कि मान लीजिए हमारी धरती है और भूकंप और जो भी ज्वालामुखी हो अगर पूछे कहाँ से ये निकलते हैं तो ये एस्थेनोस्फीयर से निकलते हैं। जहाँ से ये निकलते हैं इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और सबसे पहले जहाँ पहुँचते हैं इसे एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जहाँ महसूस होता है तो उसे एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका केंद्र बिंदु पूछे कहाँ पे है, नेपाल तिब्बत में है, ठीक है। तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ है तो इसका केंद्र बिंदु है तिब्बत में, ठीक है। और इसका प्रभाव जो है कहाँ पर देखा गया है तो भारत में अपने 3 राज्यों में देखा गया है, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम में देखा गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भूकंप हमारे मतलब भारत क्षेत्र में कैसे आता है या फिर कहे तो भारत के रीजन में यानी एशिया महाद्वीप में किस प्रकार से आता है। तो बात करते हैं कि ऊपर हो जाता है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। कौन सा प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो जाता है। और नीचे जो होता है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर जा रही है और ये वाला प्लेट नीचे आ रही है, ठीक है, जिसे भारतीय प्लेट कहा जाता है। तो ये दोनों प्लेट आपस में टकराने से यहाँ पे पहले बहुत समय पहले यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो टेथिस सागर जो है ये खत्म हो गया और यहाँ पे दोनों के टकराने से जो है एक बहुत ऊंचा पर्वत जिसको आज हिमालय कहते हैं, हिमालय का यहाँ पे निर्माण हो गया, ठीक है। तो इन्हीं प्लेटों के टकराने से जो है भूकंप आता है। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आती है क्योंकि 2 प्लेटों का इसमें सबडक्शन हो रहा है। तो भारी प्लेट जो है वो नीचे जाती है और हल्की प्लेट ऊपर आती है। तो ये ऊपर वाली यानी कि यूरेशियन प्लेट हल्की है और बाकी जो कि ये आपका भारतीय प्लेट है ये भारी है, ठीक है। तो ये जो है अंदर कौन जा रहा है तो भारी प्लेट जो रहेगा वो अंदर जाएगा, यानी भारतीय प्लेट अंदर जा रहा है, यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो इसी कारण जो है यहाँ पे भूकंप देखे जाते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी अधिकतर कब आते हैं जब पानी के क्षेत्र में प्लेटें टकराती हैं तब वहाँ पे आती हैं, या फिर जो है अधोगमित जो प्लेट होती हैं यानी कि जब 2 प्लेटें मतलब आगे पीछे जाती हैं, यानी कि ये प्लेट इधर जाए तो ये प्लेट इधर जाए, तब यहाँ से जो है ज्वालामुखी की क्रिया देखी जाती है। तो यहाँ पे तीनों क्रियाएं होती है, सुनामी भी आता है, ज्वालामुखी भी आता है और भूकंप भी आता है। और इस रीजन में सिर्फ भूकंप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था का मंच कहाँ आयोजित हुआ है तो UAE में हुआ है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, पटना में। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने लॉन्च किया है तो यह असम ने लॉन्च किया है। गुणोत्सव 2025 यह कहाँ लॉन्च हुआ है तो यह असम में लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है तो असम में जो भी सरकारी स्कूल के छात्र हैं, लगभग 14 लाख सरकारी स्कूलों के छात्र असम में पढ़ते हैं और इनका जो है इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया गया है। इसमें जो है बच्चों के जो प्रदर्शन है इनको जो है देखते हुए इनको गुणवत्तामूलक शिक्षा, इनके बेहतर स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास इसमें यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। किस योजना के तहत तो गुणोत्सव 2025 के तहत, ठीक है। वहीं पूछ लेते हैं कि निजुत मोइना योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है तो ये भी असम में शुरू किया गया है। और विश्व में अगर पूछे कि हमारे भारत में अगर पूछे 43वें क्रम का जो विश्व धरोहर स्थल है मोइतम, ये कहाँ पर है तो यह भी असम में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 19वीं सीनियर राष्ट्रीय
हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। और उप विजेता कौन बना है? हरियाणा बना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? इजराइल ने लगाया है। ठीक है। सॉरी, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के राष्ट्रपति पद से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये तो सभी को पता है, ये कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इनकी पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें यूएसए का योगदान है और कनाडा की खराब अर्थव्यवस्था है, और इसमें भारत का भी थोड़ा बहुत योगदान है, क्योंकि कनाडा में एक व्यक्ति रहता था जो खालिस्तानी सपोर्टर था। वो हमेशा भारत के बारे में टीका टिप्पणी करता था। तो भारत ने इसकी हत्या कराई या नहीं कराई, लेकिन आरोप जो है कनाडा किस पर लगाता है? कनाडा जो है इसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाता है। भारत ने कनाडा से बोला कि आप मुझे सबूत दीजिए, सबूत नहीं दे पाता है, उसके बावजूद भी बोलता है कि नहीं, हत्या जो है आप ही ने कराई है। ठीक, तो ये भी एक कारण है। दूसरी है, कनाडा की जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई है, इसके कारण भी जो हो सकता है मतलब योगदान है कि जस्टिन ट्रूडो जो है इस्तीफा दे दिए हैं। और एक और कारण है, यूएसए के जो राष्ट्रपति बनेंगे 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी कहा है कि 20 जनवरी को जैसे ये राष्ट्रपति बनते हैं यूएसए के, उसी टाइम से जो है कनाडा में जो भी कनाडा की वस्तुएं हमारे देश में आएंगी, यानी कि अमेरिका में आएंगी, उन सभी वस्तुओं पे जो है 25% का टैरिफ लगेगा। तो इसको देखते हुए जो है जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा जो है हमारे देश का हिस्सा बन जाए और ये हमारा 51वां जो है प्रांत बन जाए, क्योंकि वर्तमान में अगर पूछे कि यूएसए में कितने प्रांत हैं तो 50 प्रांत हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा को जो है अमेरिका का 51वां भाग बन जाना चाहिए, और इसके बाद जो है कनाडा को जो है एक राज्यपाल की गरिमा दे दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाएगी और कनाडा को जो है यूएसए में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी टिप्पणी किसने करा है? डोनाल्ड ट्रंप ने करा है। हाल ही में 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है इंदिरा गांधी जी से। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनती हैं। कब बनती हैं? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद ये जो है देश की पहली पीएम बनती हैं। इन्हीं के टाइम पे 1971 से 1975 के बीच में आपातकाल लगा था। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध हुआ था, और इसी में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश बन गया था। 1975 में सिक्किम भारत में विलय हो जाता है। और हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री पूछे कौन है? तो किए स्टारमर है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। किस मूवी के लिए? तो कंतारा मूवी के लिए मिला है। ठीक है, वहीं पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अट्टम को मिला है। ठीक है, अट्टम मूवी को मिला है, और ये किस भाषा में है? तो ये मलयालम फिल्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 25 मिनट के अंदर अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।